जय महेश। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा नेतृत्व विकास समिति द्वारा आयोजित महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा नेतृत्व विकास समिति द्वारा आयोजित इस साप्ताहिक व्याख्यान माला के अंतर्गत आयोजित आज के पांचवें वेबिनार में मैं आप सभी सम्मानीय अतिथियों का और सभी श्रोताओं का मैं चंचल बाहेती शब्द सुमन से हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा नेतृत्व विकास समिति की ओर से सक्षम यह एक बड़ा अनोखा उपक्रम है। नेतृत्व के गुणों की आवश्यकता सभी में होनी चाहिए, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, और नेतृत्व की आवश्यकता कोई भी क्षेत्र में ले लो वहां पर होना जरूरी है, जैसे कि युवा पीढ़ी, समाज, परिवार, व्यवसाय क्षेत्र। इस जरूरत का ध्यान रखते हुए हमारी टीम लीडरशिप डेवलपमेंट कमेटी ने लाई है यह ऑनलाइन व्याख्यान माला का आज पांचवा पुष्प। जिद करो दुनिया बदलो, जिद करो दुनिया बदलो। रास्ते नहीं हालात बदलने की जिद करो, रास्ते नहीं हालात बदलने की जिद करो। नजर नहीं नजरिया बदलने की जिद करो, नजर नहीं नजरिया बदलने की जिद करो। इतिहास दोहराने की नहीं, भविष्य बदलने की जिद करो, भविष्य बदलने की जिद करो। बस जिद करो, जिद करो। इस पांचवें चरण से पहले श्रीमान सीए दिनेश जी राठी, इन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस विषय पर सरल शब्दों में मार्गदर्शन किया। दूसरे सप्ताह में श्रीमान सतीश जी मंडोरा जी ने मार्गदर्शन किया। इन्होंने आइए कुछ कमाल करे कैसे सरल कदम सक्षमता की ओर इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया था। उस पूर्व सप्ताह में श्रीमान नरेंद्र जी गोदानी, इन्होंने डर के आगे लीडरशिप है इस विषय पर मार्गदर्शन करके हमें प्रोत्साहित किया। पिछले सप्ताह में डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी जी ने पीपीटी द्वारा भाषण की कला इस विषय पर बड़े ही सरल शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया। इनका यह मार्गदर्शन हमारे लिए अनमोल रहा। किसी शायर ने सच कहा था कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं लगता डर कभी गिर जाने का। यूं तो जिंदगी में हर चीज ठोकर से टूट जाया करती है। बस एक ही कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। बस एक ही कामयाबी है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। जिंदगी में हर चीज ठोकर खा के ही मिलती है, फिर वह चाहे बिजनेस में हो या समाज में हो या नेतृत्व विकास में हो। लेकिन नेतृत्व विकास समिति के संयोजक डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी तथा उनकी पूरी टीम का प्रयास है कि नेतृत्व विकास के इस सफर में हमें कम से कम ठोकरें लगे। इस समय में महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी बंसाली जी तथा प्रदेश मंत्री श्री मदन लाल जी मनियार तथा महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्षा सौ अनुसैया जी मालू, सचिवा सौ सुनीता जी पल्लोड तथा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री हार्दिक जी सारडा, सचिव डॉक्टर गोविंद जी मंत्री, इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस नेतृत्व विकास समिति के प्रदेश संयोजक डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी, इनका मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। टीम लीडरशिप डेवलपमेंट कमेटी की सदस्य जलगांव से श्री सतीश जी मंडोरा, दुलिया से श्री नितिन जी बंग, पुणे से श्री शैलेश जी मालू, अकोला से श्री महेश जी मुंदड़ा, पूना से श्री दिनेश जी राठी और सांगली से श्री गोपाल जी बजाज, इन सभी मान्यवरों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाइयाँ हर दिशा में फैलती है, हर दिशा में फैलती है। ऐसे हमारे चमकते 7 रत्नों के मार्गदर्शन से और प्रयत्नों से हमारे समाज के हर व्यक्ति को निकट होकर सक्षम बन रहा है। इस समय मैं नेतृत्व विकास समिति के संयोजक डॉक्टर हरि प्रसाद जी सोमानी जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्णा। भाइयों बहनों, एक बार एक 90 साल के बुजुर्ग आदमी डेथ बेड पर थे। बेहोश से पूरा परिवार खड़ा था, उनके बेटे बेटियां, बहुएं, पोते पोतियां सभी। उन्होंने आंख खोली, एक नजर सब तरफ घुमाई और कुछ शब्द बुदबुदाए। बड़ा बेटा जाकर उनके कान के पास खड़ा रहा, उनके पास कान अपना खड़ा नजदीक लेके गया मुंह के, और सुनने की कोशिश कर रहा था क्या बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2 बार कहा, नींबू नींबू, और स्वर्ग सिधार गए। अब किसी के ध्यान में नहीं आया नींबू का अर्थ क्या है। फिर भी चलो, उनकी शायद अंतिम इच्छा थी। 12वें दिन एक ट्रक नींबू का खरीद कर उन्होंने गरीबों को बांट दिया। उनके मृत्यु के पश्चात सब भाइयों में डिवाइडेशन हो गया। पुराना घर बेचकर सभी अपने अपने फ्लैट्स खरीद लिए चले गए। जिस बिल्डर ने घर खरीदा था, उस समय उसने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए पाया खोदना शुरू किया। उसके अंदर एक खजाना मिला। पड़ोसी से खबर मिली। वो खबर जाने के बाद सभी वो पहले के मालिक आए, बोले खजाना तो हमारा है, आप हमें दीजिए। बोले नो, ये ट्रेजर जो है, ये खजाना जो है, ये आपका नहीं, इस पे मेरी मालकी है, मैंने खरीदी किया जगह। झगड़ा हुआ, कोर्ट में गए, कोर्ट का निर्णय आया, नए मालिक के इसमें फेवर में चला गया, पुराने मालिक के नहीं। लेकिन पोते ने एक बार सोचा कि ये खजाना था कहाँ पे। तब उसने पता लगाया तो पता चला उनके घर के पिछवाड़े पे एक नींबू का पेड़ था, उसके नीचे खजाना छुपा था। अब उनके ध्यान में आया कि दादाजी ने मरते समय नींबू नींबू क्यों कहा। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति में, उनके मन में एक खजाना छुपा हुआ है। एक खजाना जो है, ये इसकी भावनाएं, अपने विचार, अपने शब्दों की अभिव्यक्ति का मार्ग, इस खजाने का प्रशस्त करने का कार्य, प्रयास हम नेतृत्व विकास समिति के माध्यम से कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, हम हर बारी में नए एंकर ला रहे हैं, नए नए हमारे बेटियों बहुओं को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बोलने के लिए, ताकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इस बारी में हमने वोट ऑफ थैंक्स या इंट्रोडक्शन के लिए जिला अध्यक्ष, जिला सचिव की चयन किया, और इसके बाद हम जिला अध्यक्ष, जिला सचिव को भी अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। नए नए लोगों को सामने लाना है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, और उनको प्रमोट करने का कार्य हम कर रहे हैं। ये हमारा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। निश्चित इसमें हमारे अध्यक्ष सचिव का बहुत ही सहकार्य है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आज के हमारे जो वक्ता है महेश जी मुंदड़ा, एक रिनोन ऐसे ट्रेनर भी हैं, टीचर भी हैं, तो निश्चित ही उनका मार्गदर्शन हमको बहुत ही लाभकारी होगा, अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। इस पश्चात प्रदेश मंत्री श्री मदन लाल जी मनियार से अनुरोध करती हूँ कि वह हमें अपना मार्गदर्शन करें। आवाज मदन लाल जी, आवाज अनम्यूट करो। मदन लाल जी अनम्यूट करो। नहीं आ रही मदन लाल जी, अनम्यूट किया हुआ है। हेडफोन निकालो भला, लैपटॉप से मोबाइल से हेडफोन निकाल लो मदन लाल जी। नहीं, कनेक्शन निकालना पड़ता है मोबाइल में से। हाँ अभी आ रही। बोलो अभी आ रही। जय महेश। जय महेश। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा
और उनकी जो अनेक कमेटियां हैं उसमें से एक नेतृत्व विकास समिति। इस समिति ने 7 पुष्प वाली एक मालिका शुरू की है नेतृत्व विकास के लिए। नेतृत्व हर आदमी को लगता है कि मैं लीडरशिप करूं, तो इस विषय को लेकर डॉक्टर हरिप्रसाद जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के लिए उपस्थित हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जी बंसाली तथा हमारे प्रदेश सभा के जनसंपर्क मंत्री रामविलास जी बूब, नेतृत्व विकास समिति के प्रमुख डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी, महिला संगठन के अध्यक्षा बहन अनुसुया जी मालू, सचिवा बहन सुमिता जी पल्लोड़, युवा संगठन के अध्यक्ष भाई हार्दिक जी सारड़ा, सचिव डॉक्टर गोविंद जी मंत्री, और इस समिति के जो सहप्रमुख है दिनेश जी राठी, श्रीमान गोपाल जी बजाज, शैलेश जी मालू, महेश जी मुंद्रा, सतीश जी मंडोरा, नितिन जी बंग तथा आज के स्पीकर अकोला निवासी भाई महेश जी मुंद्रा तथा आज के प्रोग्राम के एंकर चंचल जी बाहेती और जूम मीटिंग का सुचारू रूप से आयोजन करने वाले प्रदेश सभा के हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री श्री ओम जी बजाज, आप सभी का इस प्रोग्राम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर आदमी को अपने लाइफ में कुछ भी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद उसमें से कुछ अंश अगर अपनी जिंदगी में आ गए तो उसकी लाइफ की दिशा बदल जाती है। और ये महान कार्य डॉक्टर हरिप्रसाद जी ने और उनके टीम ने हाथ में लिया है, इसलिए प्रदेश सभा की ओर से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं तथा उनको धन्यवाद भी देता हूं। मैं गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, हमारे एनुअली सीआर लिखे जाते थे। वो सीआर में कॉलम रहता था कि उस कर्मचारी का या अधिकारी का कैरेक्टर पूछा जाता था। उसमें कॉलम था कि कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग ए ग्रुप, किसी ग्रुप को हैंडल करने के इस कर्मचारी की या अधिकारी की कैपेसिटी क्या है। आगे 2 ही ऑप्शन थे, एज ए लीडर और एज ए फॉलोअर। जिसका सीआर लीडर बोल के जाता था उसका ग्रेड ए में आता था, और जो फॉलोअर रहता था तो उसका सीआर बी या सी ग्रेड में जाता। मैंने लीडरशिप की जरूरत हमको है जिंदगी में, हर प्लेटफॉर्म पे, नॉट ओनली इन किस सभा में बात करना है, हर क्षेत्र में हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जिस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उस क्षेत्र में अपने पास जो गुण होना है लीडरशिप के, वो गुण हमें एक एक पुष्प के माध्यम से हरिप्रसाद जी सामने ला रहे हैं। इन सभी का मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं और इस प्रोग्राम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय महेश। धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे, यह कामना करती हूँ। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवास करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवास करते हैं, हमारे मेहमान के सर पर सम्मान का ताज धरते हैं। खुशियों से भरी महफिल का हम आगाज करते हैं। ऐसे हमारे प्रेरणा देने वाले आज के वक्ता अकोला निवासी श्री महेश जी मुंदड़ा, इनका परिचय प्रस्तुत करने के लिए इच्चल करंजी निवासी कोल्हापुर के जिला अध्यक्ष श्री श्रीकांत जी मंत्री, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। श्रीकांत जी मंत्री। हाँ श्रीकांत जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ आप बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है श्रीकांत जी? आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है श्रीकांत जी। जय महेश। महाराष्ट्र प्रदेश सभा के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान श्री किशन जी बंसाली एवं प्रदेश मंत्री श्रीमान मदन लाल जी मणियार तथा उपस्थित सभी हमारे इस मीटिंग में सम्माननीय महानुभाव, में नाम लेना सबका ज्यादा समय जाता है, इसके लिए मैं सभी का
शब्दों से महाराष्ट्र प्रदेश की इस मीटिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान श्री कृष्ण जी बंसाली और उनकी टीम को हार्दिक धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूं कि लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने इतना सक्षम कार्य और इतना नेतृत्व और इस तरह से मीटिंगें आयोजित करके ये सिद्ध कर दिया है कि अगर मनुष्य ठान ले तो सब काम आसानी से सुलझा करके किए जा सकते हैं और समाज को एक गति और दिशा दी जा सकती है। जोरदार तालियां बजाकर हम उसका हार्दिक सम्मान करते हैं उनका। आज के इस नेतृत्व विकास समिति के संयोजक डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी लातूर द्वारा सक्षम आयोजित 5वें पुष्प, जिसका शीर्षक है जिद करो और दुनिया बदलो, यानी उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और इस मीटिंग के जो अपने प्रमुख वक्ता हैं श्रीमान महेश जी मुंदरा, मैं उनका अल्प में परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्रीमान महेश जी मुंदरा अकोला निवासी हैं। इनका जन्म 17 अप्रैल 1981 को अकोला में हुआ था। आप आत्म प्रेरित, गतिशील, सक्रिय और ईमानदार रहे हैं। आपका गुण आपके लोगों को तथा उनकी स्थितियों को बेहतर ढंग से समझाने में ये बहुत मदद करता है। इसके अलावा आप एक लाइफ कोच, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कई कंपनियों, कॉलेजों और अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपके व्याख्यान बहुत प्रेरक हैं। जीवन की जागरूकता और टीम बिल्डिंग सत्र में सभी उम्र के दर्शकों में बहुत लोकप्रिय पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आपने इंटरेक्टिव काउंसलिंग सत्र द्वारा छात्रों को खुद को और उनकी दुनिया तलाशने में बहुत अधिक मदद की है। आपका अकोला में अनाज का बहुत ही विस्तृत व्यापार है। आप एम पावर इंस्टीट्यूट के संस्थापक डायरेक्टर हैं। व्यवसाय के अलावा आप पिछले 16 वर्षों से प्रशिक्षण और शिक्षण की कोचिंग क्लासों में, जिसमें प्रमुख MCM, MBA, BBA, BCom, 11, 12, LLB और CS, मतलब कोई भी क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। उनकी शानदार कोचिंग की संस्थाएं आप व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी एम पावर किड्स संस्था के अंतर्गत 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधुनिक संस्कार शिविर का आयोजन भी बहुत बढ़िया रूप में किया जा रहा है। अंत में मैं आप श्री के सम्मान में एक 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है। मुंद्रा जी ये कहते हैं, महेश जी, कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। अरे जिसे यकीन हो अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को वही परिंदा पार करता है, फलक को वही परिंदा पार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मीटिंग का आनंद लीजिए। धन्यवाद। आज के प्रमुख वक्ता श्री महेश जी मुंदड़ा जी, इनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वे जिद करो दुनिया बदलो, जिद करो दुनिया बदलो, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सोचिए, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं अपने सामान के साथ, एक वैलिड टिकट के साथ, AC फर्स्ट क्लास के बोगी में। ट्रेन चल पड़ी और कोई स्टेशन आया, वहां रुक गई। रुकने के बाद वहां कोई पैसेंजर चढ़े। एक पैसेंजर सीधा जो AC फर्स्ट क्लास का कूप है आपके सामने वाली बर्थ पर आकर बस बैठने ही वाला था। उतने में उस पैसेंजर ने आपको देखा और जैसे ही आपको देखा वो आपसे बहस करने लगा कि तुम गाड़ी से नीचे उतर जाओ। शायद उसको आपका धर्म, आपका समुदाय, आपका संप्रदाय या शायद आपका रंग पसंद ना आया हो, या शायद आप उस देश के नहीं है जिस देश का वो हो। बहुत गहरी बहस छिड़ने लगी। आखिर में उसने बोला, अगर तुम नीचे नहीं उतरे तो मैं यहाँ के स्टेशन मास्टर को बुला लूंगा। वो नीचे उतरा और स्टेशन मास्टर को बुला के लाया, साथ में कुछ पुलिस वाले भी थे। हद हो गई साहब, जब स्टेशन मास्टर भी आपको बोलने लगा कि आप नीचे उतर जाइए। आप तो बोल रहे हैं ये मेरा टिकट है, ये देख लीजिए, और मैं उतर नहीं सकता बिकॉज मुझे किसी जगह पहुंचना है, वहां मुझे काम है और इतनी ठंड है, मैं उतरूं कहां पर, वो मुझे कुछ नहीं पता, आपको तो उतरना ही होगा। इतने में पुलिस वाले ने ना आओ देखा ताओ,
आपका सामान लिया और बाहर फेंक दिया और आपको भी नीचे धकेल दिया। थोड़ा सा उठकर संभलने वाले थे कि ट्रेन तो चल पड़ी, और ये क्या, ट्रेन निकल भी गई। मुझे बताइए अब आप क्या करें? सोचिए, अगर आपकी ऐसी गत हो, आपकी ऐसी हालत हो, तो आप क्या करोगे? खुद के दिल पर हाथ रख के देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या करोगे। जिस आदमी को नीचे धकेला है वो आदमी ने उस सामान को हाथ भी नहीं लगाया। ठंड भरी रात में, उस काली रात में ठिठुरता रहा और सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों है, क्यों निकाला गया मुझे, क्यों धकेला गया है मुझे। क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा चलती ट्रेन से नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से ढकेल दिया, सामान पूरा बिखरा पड़ा है। और तब उसको लगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। रात बढ़ते जा रही थी, रात और काली होती जा रही थी, ठंड भी बढ़ते जा रही थी। बट जैसे जैसे सुबह का धुंधला धुंधला प्रकाश निकला, जैसे जैसे सूरज निकला, वैसे वैसे उस आदमी की सोच भी बदलती गई। और पता है, उस आदमी का नाम मोहन था। और ये मोहन और कोई नहीं, वही दिवंगत आत्मा है जिनको आज हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, तुमने मुझे ट्रेन से धकेला है ना, अब मैं तुमको हमारे देश से कैसे खदेड़ता हूं, कैसे निकालता हूं, वो बताता हूं। और पूरी रात भर बैठकर यही जिद करी और ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं ऐसा करके ही बताऊंगा। और बस वही आत्मा को आज हम महात्मा कहते हैं। मैं बस यही बोल रहा हूं, चाहता हूं आप सभी को, जैसे 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 उन्होंने एक आत्मा के बतौर, एक इंसान के बतौर ये जिद करी और आज वो आत्मा एक परमात्मा है, हाँ एक महात्मा है, वैसे ही आप भी जिद करो और महात्मा बन जाओ। आप भी जिद करो और अपनी दुनिया बदल दो। यही आज का शीर्षक है, जिद करो और दुनिया बदलो। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का। दूसरा, इस महिला वर्ग को संबोधित करते हुए एक कहानी, अगर मैं नहीं बोलूं तो शायद अन्याय हो जाएगा। हिरकणी, हीरा नाम की महिला जो एक गांव में रहती थी रायगढ़ के अंदर, और रोज बाहर निकलकर दूध बेचती थी। छोटा बेटा था घर पर, दूध मुहा, और बस उसको छोड़कर सुबह निकलती वहां से और शाम के पहले उसको वापस पहुंचना होता अपने घर, नहीं तो दरवाजे बंद हो जाते। एक दिन जब वो वहां से निकल रही थी तो उसका बेटा उसको बड़ा परेशान कर रहा था और उसको संभालते, उसको दुलारते पुचकारते वो निकली वहां से और लेट हो गया उसको। तो भी अपने जो रेगुलर क्लाइंट्स थे, वो क्लाइंट्स को उन्होंने दूध बेचा और वापस जब आ रही थी तो लेट हो गया, और ये क्या, दरवाजे बंद। अब वो घर कैसे जाए, अब वो क्या करे? क्योंकि उस किले के तीनों साइड से दीवार थी और एक साइड जो थी वो ऐसी थी कि जहां से सिर्फ पानी और हवा चढ़ उतर सकती है। इंसान तो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि इतनी गहरी खाई है, जरा सा हाथ फिसला, जरा सा पैर फिसला, सीधा मौत। बट यहां पर तो उसको और कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय अपने रोते बिलखते बच्चों देखकर। उसका ही चेहरा, उसकी ही चीख, उसकी ही पुकार, उसका ही रोना उसके जहन में था, उसके दिमाग में था। और वो उतरी अंधेरी काली रात में, जहां पर दिन में भी चढ़ना उतरना मुश्किल है, वहां से वो चली और अपने घर पहुंची। दूसरे दिन जब वापस वही गेट पर पहुंची तो वो मालवा ने उसको फिर रोका, द्वारपाल ने, कि तुम तो बाहर थी, अंदर कैसे आई? तो उसने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। तब उसको शिवाजी महाराज के पास लेके गया कि ये कोई बदमाश है, ये ऐसा कर रही है। तो शिवाजी महाराज को उसने पूरी कहानी बताई और शिवाजी महाराज ने आज उसी के सम्मान के अंदर हिरकणी बुर्ज नाम की वो दीवार बनाई है, और आज उसका नाम वही है जो वो है, जिद। हम लोगों में प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम टारगेट तो बनाते हैं पर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते, और वो कंसिस्टेंसी मतलब और कुछ नहीं होता है, जिद होता है। और हम इसको फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सबको अपने कंफर्ट जोन में रहना है। ना हमको दर्द सहना है, ना हमको पसीना बहाना है, ना हमको खून बहाना है, और ना डेडिकेशन की तो बात ही मत करो। तो ये पूरा होगा कहां से? जिद करो, जिद करो, जिद करो, जिद्दी बनो, और फिर देखो ये होता है कि नहीं होता है। पर जिद के साथ साथ ये सब चीजें होनी जरूरी है। पर मुझे एक लगता है, जिद वो कवच है कि जो आपके जो भी दर्द होगा, आपका जो भी पसीना होगा, आपका जो भी श्रम होगा, आपका जो भी परिश्रम होगा, वो परिश्रम से आपको थका नहीं देती, आपको बढ़ा देती है। ये कवच है, ये ग्लूकॉन डी है, च्यवनप्राश है, ये संजीवनी है, जड़ी बूटी है।
कौन? जिद। क्योंकि पसीना निकलने के बाद भी आप थकते नहीं हो, खून निकलने के बाद भी आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर, जहन के अंदर, आत्मा के अंदर जिद घुली है। और वो जिद आपको रुकने नहीं देती, थमने नहीं देती, थकने नहीं देती। कब तक? जब तक आप उस मंजिल पर ना पहुंचो तब तक। एक बड़ा ही शक्तिशाली पक्षी है ईगल, चील। पता है 70 साल जीता है ईगल, पर जब 40 साल की हो जाती है, वो 40 साल का हो जाता है, तब उसकी चोंच, उसके जो पंजे हैं जिससे वो अपना शिकार पकड़ती है, वो, और उसके जो पर है, पंख, वो कमजोर पड़ जाते हैं। चोंच तो जो एकदम नुकीली होती है जिससे वो मारती है अपने शिकार को, वो चोंच एकदम ब्लंट हो जाती है, उसकी नोक निकल जाती है। जो पंजे होते हैं वो मजबूत नहीं रहते, उम्र का तकाजा होता है, और जो पंख है वो भारी हो जाते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक मर जाए, क्योंकि अगर उसके अंदर ताकत नहीं है तो कोई और जानवर आकर उसको खा लेगा, उसको खत्म कर देगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये अपने काम का है। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी पर्वत स्थलीय स्तर पर चले जाएं, किसी पहाड़ पर चले जाएं, बहुत ऊपर, कि जहां पर कोई उसका शिकार ना कर सके, ताकत लगाकर, भले 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, पर ताकत लगाकर किसी पहाड़ पर चले जाए, वहां पर एक झाड़ में अपना घर, छोटा सा घोंसला बना ले, और उस झाड़ की शाखा पर, उस पर्वत के पत्थर पर अपनी नोक को घिसे, अपनी चोंच को घिसे। कब तक? जब तक वो शार्प ना हो जाए, ब्लंट ना हो जाए। तकरीबन 5 महीने, 6 महीने, 150 दिन, 180, 200 दिन के आसपास वो पहाड़ पर बिताती है, और उसके बाद उसकी नोक शार्प हो जाती है, उसके पंजे मजबूत हो जाते हैं, और उसके पर फिर वही बुलंदी चूमते हैं। और वाकई में वो जाती है वहां पर 40 की बनकर, पर आती है वापस 20 की बनकर, और फिर 30 साल और जीती है, उसी शान के साथ, उसी शौकत के साथ, उसी रुतबे के साथ। पर इसके पहले उसको अपनी चोंच घसनी पड़ती है, भूखा भी रहना पड़ता है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलता, जो कुछ छोटा मोटा मिले उसको दबोच कर खा ले। पंखों में तो ताकत ही नहीं है साहब, और पंजे तो जवाब दे रहे हैं, पर अपने आप को उस काबिल बनाओ कि जस्ट जैसा चाहो वैसा बन जाओ। हमारे पास भी यही ऑप्शन है। 40 साल जो ईगल के पास थे वो आज हमारे हैं, और अगर यहां से आगे बढ़ना है तो अपने आप को घिसना पड़ेगा। मुझे तो बहुत सी बार लगता है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि घिसना मतलब जिन के जैसा है। आप जितना अपने आप को घिसोगे, उतना आपके अंदर से जिन बाहर निकल कर आएगा और वो बोलेगा हुकुम मेरे आका। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम अपने आप को घसते नहीं है, अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकालते। आप जितने लोगों को मानते होंगे ना, मैं जानते नहीं बोल रहा हूं, जितने लोगों को मानते होंगे, शायद सचिन तेंदुलकर होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थॉमस अल्वा एडिसन, यशस्वी ठाकुर, ये जितने भी लोग होंगे, ये सब जिद्दी हैं, इसलिए यहां पर है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज अ टीचर कि जब इतना बड़ा जन समुदाय सामने हो और वहां पर मैं किसी अपने ही विद्यार्थी का, अपने ही स्टूडेंट का एग्जाम्पल दूं। और आज ये मौका मिला है स्पेशली आप जैसे ऑडियंस के साथ, तो मैं मौका खोना नहीं चाहूंगा। अकोला के ही हमारे एक स्टूडेंट है प्रत्यूष महेश्वरी। बहुत से लोग उनकी शायद दादी जी को जानते होंगे, ताराजी महेश्वरी के पोते हैं ये प्रत्यूष महेश्वरी। मैं प्रत्यूष से जब पहली बार मिला तो प्रत्यूष स्टैंडर्ड 10th पास हुए थे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तब प्रत्यूष का वजन था 108 किलो। प्रत्यूष से मैंने पूछा कि प्रत्यूष आगे क्या करना है, तो वो बोलते हैं मुझे फिटनेस फ्रीक बनना है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे आपके मन में बुदबुदाहट है, मैं भी हंसा था, प्रत्युष मतलब बात क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो अदनान सामी लेके घूम रहे हो, पूरा इतना हट्टे कट्टे 2 आदमी का वजन अकेला लेकर चल रहे हो, और फिटनेस फ्रीक की बात कर रहे हो। बोले सर आपने पूछा है तो मैंने बोला है, और मैं बनकर बता दूंगा। सर ओके। अब प्रत्युष ने 12th का एग्जाम दिया है, और अब प्रत्युष 72 kg के हैं, और पता है ही इज फर्स्ट रनर अप in Mr. Youth Icon. He was selected for Mr. Teen India. ये वही प्रत्युष है जो 108 किलो के थे, और 2 साल के अंदर ये वही प्रत्युष है जो 72 किलो के हैं। जीता जागता लिविंग लेजेंड हमारे सामने है। बिकॉज जिद है, जिद जिद जिद। ये जिद के चलते इतना भयंकर जिम करते थे, इतनी भयंकर एक्सरसाइज करते थे कि देखने वाले को पसीना छूटता था, करने वाले की तो बात ही मत करो। पर जैसा मैंने इसके पहले बताया, जिद वो संजीवनी बूटी है जो आपको कभी थकने नहीं देती, आपको कभी रुकने नहीं देती।
यार 30 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर करीब 5-6 किलोमीटर दौड़ लेते थे वो। और जिम तो ऐसा करते थे कि बस सुबह शाम डाइट, जिम, साइकिलिंग, बस बस वही 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 सब। मतलब मुझे अच्छे से याद है 3 महीने का तो बेड रेस्ट था उनको, बिकॉज कुछ इंजरी आ गई थी। एक बहुत रोचक किस्सा है प्रत्युष को ही लेकर। प्रत्युष इतना ज्यादा उस जिद में पूरा करने में हो गए थे कि पढ़ाई के तरफ भी निग्लेक्ट होने लग गए थे। तब एक दिन प्रत्युष को मैंने अच्छे से बताया, मेरे प्रत्युष कल चलकर जब आप स्टेज पर जाओगे, मिस्टर इंडिया बनना चाहोगे और स्टेज पर जाओगे और वहां पर जब सवाल पूछेंगे आपको कि स्टैंडर्ड 12th में कितने % है और आप बोलेंगे मेरे को 48% है, मेरे को 50% है, तो शायद ऑडियंस हंसेगी आप पर। जब हम मॉडल बनते हैं ना तो केवल शरीर से नहीं बनते हैं, आत्मा से और चरित्र से भी बनते हैं। सर्वगुण संपन्न होता है वही मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है। और प्रत्युष ने मुझे वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं एक सम्मानजनक स्कोर लेकर आऊंगा। और जैसा मैंने अभी बताया 12th का एग्जाम दिया, उनको प्रत्युष को 82% मिले हैं। और ये ही वही जिद की वजह से। पहले प्रत्युष को देखकर हंसी आती थी, आज प्रत्युष का सोचकर मुझे अपने आप पे तरस आता है और उसको देखकर फक्र होता है। ऐसे कितने ही प्रत्युष आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे, पर मुझे नहीं पता कितने होंगे, कितने हैं और कितने होने वाले हैं। पर अगर इन बातों से आप प्रत्युष बन जाओ ना, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आपका ही नाम का जिक्र लेकर मैं अगला जब महाराष्ट्र लेवल का सेशन लूंगा उसमें आपका नाम लूंगा। पर पहले मुझे वो कंटेंट तो दो, पहले मुझे वो बात तो दो कि आपके अंदर बात है, ये मुझे बता तो दो, तो मैं जानूं, तो मैं समझूं कि ऐसा कुछ है। मुझे बहुत सी बार लगता है कि जो जिद है ना, जिद, ये 2 शब्दों का जोड़ है, एक प्रेरणा और एक अंतर प्रेरणा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी गणेश जी आए थे, विसर्जन हुआ, पर इस बार तो कुछ हुआ नहीं। लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर में जब गणेश जी विसर्जन होते हैं तो यहाँ अकोला में बहुत बड़ा एक जुलूस निकलता है, विसर्जन की रैली निकलती है। तो वहां पर हम लोग पानी पिलाते हैं लोगों को। एक फ्रेंड की स्टॉल है, दुकान है, वहां पर हम सबको पानी पिलाते हैं। और थोड़ा सा आगे एक जगह कोई पोहा देता है, कोई चाय देता है, और बड़े बड़े साउंड सिस्टम भी लगे होते हैं। जाहिर सी बात है, जोश का माहौल होता है, जल्लोश होता है, सब लोग नाचते गाते रहते हैं। जब मैं वहां किसी को पानी पिला रहा था तो एक लड़की आई, मेरे ख्याल से शायद नर्सरी लोअर केजी की होगी, वो 4 या 5 साल की। मेरे से उसने पानी लिया और एक ग्लास मेरे को दो। मैं बोला ग्लास नहीं देते, ऐसे ही लो। नहीं, बोले ग्लास दो, मेरे पापा वहां पर है। तो मैंने उसके पापा को देखा तो एक पैर ही नहीं है, वो बैसाखी के सहारे खड़े हैं। उसने मेरे से ग्लास लिया, पानी दिया और वापस ग्लास लाके दिया, थैंक यू बोले। सर ओके। बाद में आगे गए, वो पोहे की दुकान पर रुके और वहां गाना चल रहा था और सब लोग नाच रहे थे, पोहे खा रहे, नाच रहे, फिर पोहे खा रहे, फिर निकल जा रहे, सब लोग नाच रहे थे। इतने में वो लड़की जिद करने लग गई कि पापा आप भी नाचो। अब वो बेबस बाप कैसा बताए उसको कि यार मेरे को पैर नहीं है, मैं नाच नहीं सकता। वो लड़की रोने लग गई, मुझे कुछ नहीं पता, आपको नाचना है। ये कैसे नाच रहे हैं, इसके पापा कैसे नाच रहे हैं, वो कैसे नाच रहा है, वो कैसे नाच रहा है, आप नाचो, मेरे लिए नाचो। वो लड़की नीचे बैठ गई ऐसी और रोने लग गई, नाचो। हम सब खड़े वहां, तो हमको तो काटो तो खून ना निकले, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। पता है 1 मिनट बाद क्या हुआ? सब लोग सीटी बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, और यहाँ पर वो असहाय, वो हेल्पलेस, वो लंगड़ा बाप एक बैसाखी फेंक दी और एक बैसाखी हाथ में लेकर उस लड़की के लिए नाच रहा है। और लड़की को रोते रोते किसी ने बोला देख तेरे पापा नाच रहे हैं। तो पता है जितने नाचने वाले थे सब बाजू में हो गए, और वो लड़की उसके पापा को देख रही है और उसके पापा वो लड़की को देख रहे हैं और वो नाच रहे हैं, और लड़की ऐसी ऐसी ताली बजा रही है। अब बताइए कौन असहाय है, कौन हेल्पलेस है, किसको पैर है और किसको पैर नहीं है? यहाँ पर भी वो जिद थी वो लड़की की कि एक अंधे, एक लंगड़े पिता को जो असहाय है, जो चल नहीं सकता, आज उस बेटी की जिद की बैसाखी के आगे अपने प्यार को चला रहा है। यही वो जिद है। अगर आप में भी वो जिद है, अपने लिए, अपनों के लिए वो जिद पूरी करो। बिकॉज जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो हर कोई चाहता है कि इस जबान से आपका नाम सुने कि बस आपकी तारीफ ही तारीफ हो। और अब दिन वो नहीं है, अब दिन वो नहीं है कि हम दूसरों की मिसाल लेकर अपनी जिंदगी जिएं। अब दिन ये है कि लोग हमारी मिसाल देकर अपनी जिंदगी बिताएं।
क्योंकि जिंदगी के पहले 2 शब्द भी जिद ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो जिंदगी जिद कैसे घुल मिला कर लेते हो। मुझे तो ये भी लगता है कि जिंदगी एक शरबत है जिसके अंदर जिद एक शक्कर है। बगैर शक्कर का शरबत कैसा होता है ये तो डायबिटीज वाले बताएंगे। कड़वी दवा समझकर या मन को समझाकर पी लेते हैं। तो अगर रहना है तो ऐसे ही रहे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं अंतर प्रेरणा की। अभी तो मैंने प्रेरणा का बताया, अब अंतर प्रेरणा की बात बताऊं। एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इंटर स्कूल का बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। स्कूल है, स्कूल के सामने ग्राउंड है, ग्राउंड को तार फेंसिंग है और तार फेंसिंग के बाहर कुछ झाड़ झूड़ है। सुबह की स्कूल दोपहर में खत्म हो जाती है, दोपहर की स्कूल खत्म होने के बाद शाम को सब बच्चे फुटबॉल का प्रैक्टिस करने आते हैं और प्रैक्टिस हो रही है। एक टीम के अंदर तकरीबन 12 लोग थे, पर 15 लोगों की टीम होती है, क्योंकि 3 लोग रिजर्व होते हैं। रिजर्व में वो लोग होते हैं जो उतना अच्छा नहीं खेलते जितने 12 लोग खेलते हैं। जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूं वो 3 में से एक है। अब वो लड़का रिजर्व में है और स्कूल की प्रैक्टिस में रोज आता है, पर वो जो स्कूल है, स्कूल के बाहर ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर तार फेंसिंग है और वहां पर जो झाड़ है, वो झाड़ के नीचे एक आदमी रोज बैठता है, रोज जब शाम को बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अब 3 दिन बाद स्कूल का पहला मैच है, इंटर स्कूल का। पता नहीं ये लड़का आया नहीं मैच खेलने। जो कोच है वो सरप्राइज्ड है कि लड़का आया क्यों नहीं, अभी तक प्रैक्टिस कर रहा था, 3 दिन से आया नहीं, प्रैक्टिस में भी नहीं आया और आज तो पहला मैच है, आज भी नहीं आया। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल सब जीता, 3 दिन और हो गए, आज 7वां दिन था और वो लड़का आया जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं। स्कूल का फाइनल मैच है और वो लड़का मैच खेलने आया। वही स्कूल ने जो टी शर्ट दी थी, जो शूज दिए थे, वो पहन कर आया तैयार होकर, मुझे खेलना है। वो अपने कोच के पास गए और कोच को बोले, सर आज मुझे खेलना है। वो कोच बोलते, पागल है तू, 7 दिन से प्रैक्टिस करने आया नहीं, इतना लापरवाह है, इतना केयरलेस, सर मैं तुझे खेलने कैसे दूंगा। सर मुझे कुछ नहीं पता, आपको मुझे आज खेलने देना होगा। अब जो कोच है वो उसके गुरु है, तो गुरु एग्जैक्टली जानते हैं कि अपने स्टूडेंट के अंदर क्या बात है और क्या मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसके साथ समय बिता चुके हैं। उस दिन उसकी आंखों में चमक थी, बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी और ऐसा कुछ था कि जैसे आज वो इतिहास रचने वाला है, कुछ कर गुजरने वाला है। उसके गुरु ने उसको बताया, देखो ये मेरा ही फैसला था कि तुम रिजर्व में खेलो और आज मैं अपना ही फैसला बदल रहा हूं, मेरी और खुद की दोनों की लाज रखना, जाओ खेलो। उसने अपने गुरु के पैर पड़े और निकल चला खेलने। जो भी पास आई उसके पास वो गोल। क्या खेल रहा है वो आज, जबरदस्त, शानदार, अल्टीमेट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्कूल जीती और किसको मैन ऑफ द मैच मिला। अपनी बड़ी सारी ट्रॉफी लेकर वो अपने कोच के पास आए। कोच बोले, मैं इतने साल से अलग अलग बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा हूं, मैं इतना गलत नहीं हो सकता। तूने 7 दिन में ऐसा क्या कर लिया कि जिसकी वजह से तू जो 15वें नंबर पे था आज 1 नंबर से भी ऊपर चले गया। व्हाट्स रॉन्ग, क्या किया क्या तूने, मुझे पहले ये बता कि क्या हुआ है। तो लड़के ने बड़ी शालीनता से और विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, सर आपको पता है हमारे स्कूल के बाहर ग्राउंड के बाहर तार फेंसिंग के बाहर झाड़ के नीचे एक आदमी रोज बैठा करते थे जब हम शाम को क्रिकेट खेलते थे। हाँ फुटबॉल खेलते थे, हाँ पता है। तो वहां पे रोज एक आदमी जो बैठते थे, वो रोज मेरे को प्रैक्टिस के लिए लेने आते थे, छोड़ने आते थे, जो भी मेरे साथ में थे। वो मेरे पिता हैं। तो 7 दिन पहले उनका देहांत हो गया। मेरे पिताजी जन्मजात अंधे थे। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से खेलता हुआ देख रहे हैं, इसलिए ये गेम, ये कप, ये ट्रॉफी सब उनके लिए। जब आप मन में ठान लो कोई चीज करना, उसको जिद बोलते हैं। और एक बार अगर जिद बना लो ना, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यहां पर वो लड़का खुद के लिए नहीं, अपने पिता के लिए खेल रहा था। क्योंकि उस भीड़ में कोई उसका था ही नहीं अपना जो उसके लिए दिल से ताली बजाता। बस सुनते, देखते, ताली बजाते और चले जाते। पर उसका कौन है? उसके पिताजी को तो लोग बोलते थे तुम्हारा बेटा ऐसा खेलता, वैसा खेलता, जो खेलता खेलता, पर वो कभी देखे ही नहीं। आज पहली बार मरणोपरांत ऊपर से देख रहे हैं कि वो कैसा खेल रहा है।
मेरे किसी फ्रेंड ने कुछ दिन पहले वो कार ली, बलिनो, और हम सब ड्राइव पर निकले, बिल्कुल कोरी कार। तो जब हम गए घर पर तो बुके लेके गए, पेड़े का डब्बा लेकर गए, उसको बोले यार वाह वाह बढ़िया बढ़िया। अब बचपन का दोस्त है, तो जब बधाई दी तो वो खुश तो है पर इतना खुश नहीं है। फिर हम एक जगह जाकर रुके, उसको पूछे कि तू जितना खुश होना चाहिए उतना खुश नहीं, क्या हम लोग ज्यादा खुश है, तू इतना खुश क्यों नहीं है? तो बोलता है यार इससे पेट नहीं भर रहा। मतलब लेना तो मुझे मर्सिडीज है, और ये भी बता देता हूँ 2025 के पहले आ जाएगी, और सिल्वर कलर की आएगी और एस क्लास ही आएगी। ये तो बलिनो है। पर सुकून इस बात का है कि जो पिक्चर में देख रहा हूं ना, उसका ट्रेलर आज लग दिया। आप इतनी बड़ी पिक्चर बना सकते हो, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम ट्रेलर में खुश रहते हैं, क्योंकि ना हमको पसीना बहाना है, ना हमको खून बहाना है, ना हमको डेडिकेशन देना है। पर अगर ये सब चीजें करनी है और उसका दर्द नहीं सहना है, तो आज ही अपने अंदर की जिद बनाओ। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये जिद बच्चे भी तो करते हैं, फिर ये कौन सी जायज है? ये देखिए, बच्चे जो हैं वो बचपने में जिद करते हैं, और जब इंसान बचपने में होता है ना, तो उसको सही और गलत नहीं समझता। पर हम लोग जो है ना, वो सही और गलत जिद, उसका फर्क पहचान लो तो फिर समझ में आएगा। जिद तो रावण ने भी करी थी। वो कौन सी जिद थी, वो टाइटल आप दो, और उसके बाद खुद का नंबर लगाओ कि आप कौन सी जिद कर रहे हो और वो क्या है। अक्सर मैं पिक्चरों के एग्जाम्पल बहुत देता हूं। 2 पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है जो हमारे टॉपिक को बहुत अच्छा जस्टिस कर सकती है। एक है सुल्तान, सलमान खान की, कि जिसमें सलमान खान पहलवान होते हैं, शादी होती है और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पति पत्नी के बीच, क्योंकि सलमान का ईगो बहुत आ जाता है, और वो पत्नी और पति दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पर बोलकर अलग होते हैं, डाइवोर्स नहीं होता। पर यहां पर सलमान खान को अपना खोया हुआ सब कुछ पाना है, अपनी पत्नी को पाना है, उसके लिए क्या करें? तब सलमान खान वापस लड़ने के लिए उतरते हैं, रेसलिंग करने उतरते हैं। साहब मैं पहलवान हूं, मैंने पहलवानी छोड़ी है पर लड़ना नहीं छोड़ा, और भयंकर अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, यहां तक कि उनकी पसली की हड्डी तक टूट जाती है। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर ये फाइट वो लड़े और वहां पर जोर से लग गई तो शायद मर भी सकते हैं। पर जिद तो जिद है ना साहब, जिनके पास जिद होती है ना, तो वो मरते नहीं हैं, वो जीते हैं, और इस कदर इस शान से जीते हैं कि दूसरे उनको देखकर अपनी जिंदगी जीते हैं। तभी तो वो सुल्तान है। और वो सुल्तान वो फाइट खेलते हैं, और वो केवल फाइट ही नहीं, अपनी बीवी का दिल भी जीत लेते हैं। और दूसरे होते हैं संजू। संजू जो पिक्चर है, उसमें गलत भी जिद है और सही भी जिद है। ये पिक्चर का एग्जाम्पल मैं जानबूझकर इसलिए यहां पर ले रहा हूं ताकि ये बाइफर्केशन ठीक है, सही और गलत का। अब आप लोग देखिए, आप कौन से हैं? जब भी कभी ऐसा लगे ना कि मैं थक गया हूं, हार गया हूं, तो जैसा वो संजू अपनी पिक्चर मम्मी का वो गाना हमेशा रिकॉर्ड करके लेके गए थे, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, खुद को बोलो, क्योंकि आपकी मंजिल बस थोड़ी सी जिद के आगे है, आपकी जिंदगी थोड़ी सी जिद के आगे है। इतना ही बोलना चाहूंगा, बुरी जिद का इलाज है सही जिद। बुरी जिद का इलाज है सही जिद। तो अगर आपको भी बनना है, कुछ करना है ऐसा, तो बिल्कुल जिद्दी बनो, और खुद की तो खुद की, दूसरों की भी जिंदगी बदलो। अगर वाकई में आपको कुछ कमाल करना है, अगर वाकई में आपको कुछ धमाल करना है, तो सबसे पहले जिद करो, और खुद की और दूसरों की, दोनों की दुनिया बदलो। I would suggest you follow your inner voice and you'll ignore the louder noise which is going outside. अपने मन के भीतर की आवाज सुनो, मन की आवाज जो रविवार को सुबह आता वो नहीं, अपने मन की आवाज जो रोज सुबह होती है वो। और वो आवाज जब सुनोगे ना, तो एक दिन आपके मन की आवाज पूरा हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया के हर गली कूचे में आपका डंका बजेगा। और सपने लेकर मरो मत, सपने लेकर जियो, और जिद्दी बनो, जबरदस्त जिद्दी बनो। तो खोजिए अपने आप को, खोजिए अपनी जिद को,
और लिख डालिए जिंदगी के नाम, अपना नाम, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। तो वाकई में अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, वाकई में अगर जबरदस्त सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले जिद्दी बनो। बिकॉज जिद्दी वो ग्लूकोस है, जिद्दी वो संजीवनी बूटी है, वो च्यवनप्राश है जो कभी आपको थकने नहीं देगी, कभी रुकने नहीं देगी, कभी भी नहीं। जिद जिद जिद। जब जिम जाते हैं वहां पर लोग एक्सरसाइज करते हैं, जब स्पोर्ट्समैन है, कुछ भी है, वो क्या करते हैं? सबसे पहला वो जिद ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? कोई बच्चा अगर पढ़ता भी है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई सीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं जिद है, तभी तो वो होता है, नहीं तो क्या है? हम जब व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं जिद है कि बॉस हमको ये करना है, ये टारगेट पूरे करने हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नौकरी में है, बिजनेस नहीं करते, नौकरी में है, तो उनके जो सीनियर बॉस उनको टारगेट्स देते हैं, वो टारगेट्स क्या है? जिद तो है। और प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जिद नहीं, उनकी जिद पूरी करते हैं। जिस दिन आप सबकी जिद छोड़ो, खुद की जिद पूरी कर लो ना, उस दिन सबकी और आपकी जिद एक ही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है जिद करना। अगर वो नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। छोटा बच्चा अगर पढ़ता नहीं होगा, घर में कोई बच्चा है जो पढ़ता नहीं, तो पहले उसको जिद्दी बनाओ कि तू अगर अच्छा पढ़ लिख लिया तो क्या होगा, और अगर तेरे को वो बनना है तो आज ये कर। वो जिद है, वो जिद है। हम लोग उसको डांट डपट कर कर पढ़ाएंगे, बैठाएंगे, पढ़ पढ़ पढ़, तो ये ऐसा नहीं होता है। उसको बताइए कि क्या होगा नहीं पढ़ने से, क्या होगा पढ़ने से, और जब वो खुद समझ ले, वो खुद जिद्दी बने पढ़ने के लिए, तो बात ही हो जाए। बचेगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है जिद करना, क्योंकि जिद किसी चीज की मोहताज नहीं होती है सिवाय आपके। तो अगर आप तैयार है जिद्दी बनने के लिए, तो सक्सेस बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। तो बस जिद करो, दुनिया बदलो। कोई सवाल होंगे तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू आंसर। धन्यवाद महेश जी, बहुत खूब कहा आपने। आपको सुनते सुनते मुझे कुछ पंक्तियां याद आई है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान पंखों में, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद महेश जी। महेश जी मुंदड़ा जी, आपका मार्गदर्शन अनमोल है, हमें प्रगति पथ पर ले जाने को सहायक होगा। इस पश्चात उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को निवेदन है कि वह अपने कुछ सवाल हो तो चैट बॉक्स में डालें, एवं श्री दिनेश जी राठी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उन प्रश्नों को महेश जी मुंदड़ा जी के सामने रखें। धन्यवाद चंचल जी। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो चैट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है वो डालिए। जो भी क्वेश्चन है आपका आज के सेशन से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली महेश जी को पूछ सकते हो। महेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जनरली जैसे आज का सेशन सुनकर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसका क्या करें? मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे प्राइवेट भी आया है अभी, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। करेक्ट, यस। अब अगर मैं सोचूं आज की तारीख के कागज पर लिख लूं 13 सितंबर 2020, और आज से मैं बोल लूं कि ओके मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है 5 साल में, 13 सितंबर 2025, तो क्या मैं 3 सितंबर 2025 से काम करना शुरू करूं, या आज से छोटे छोटे टारगेट्स बना लूं कि हर साल में 20 लाख, हर साल में 25 लाख, हर साल में 22 लाख रुपए कमा लूं? तो एक बहुत बड़ी चीज के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, पिज्जा होता है, बहुत बड़ा पिज्जा होता है, 8 इंच का, 9 इंच का, 12 इंच का, इतना बड़ा पिज्जा होता है। हम कैसे खाते हैं उसको? अगर आपको पिज्जा काट के नहीं दिया गया तो कैसे खाओगे? ये ऐसे और ऐसे, तो ये चीज ज्यादा खा लेगी पिज्जा, आप नहीं खा पाओगे। हम लोग क्या करते हैं, उस पिज्जा के छोटे छोटे, जैसे हमको कंफर्टेबल है, ट्रायंगल शेप्स काटते हैं, और एक एक शेप निकालकर चुन चुन के खाते हैं, धर्मेंद्र के जैसे। वही तो धर्म है। तो वैसे ही एक बहुत बड़े जो आपका टारगेट है, एक जो बहुत बड़ा पिज्जा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काटो, और बाद में
एक एक टुकड़ा चुन चुन के खाओ और देख लिए बहुत जल्द आप भी चिन चिन चू हो जाओगे। और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली मेंटेन तब होगी क्योंकि जब 5 में से एक टुकड़ा खा लिया 4 ही बाकी है, 4 में से एक खा लिया 3, 2 और 2 के बाद तो एक बोलना ही नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है जब हम जिम जाते हैं ना तो वो जो ट्रेनर होता है बोलते कम ऑन लास्ट 5 लास्ट 5 लास्ट 5 और 5 होने के बाद बोलते कम ऑन लास्ट 2, अपने को लगता खत्म बस 1 2 मारते एक 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 और ऐसे करते करते पता भी नहीं चलता 10 हो जाते हैं। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आती है, वैसे ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी आएगी। क्योंकि एक बात समझ लो, या तो पिज्जा के 5 टुकड़े खाओ या तो एक भी मत खाओ। क्योंकि जब एक खा लेते हैं तो 80% ही बाकी है और 3 खा लिए तो 40 ही बाकी है। तो 3 खाते खाते ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाता है और हम बचा हुआ ऑटोमेटिकली खत्म कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत जबरदस्त जवाब। एक प्राइवेट इसमें मुझे क्वेश्चन आया है कि जनरली लोग बोलते हैं कि गुस्सा बुरा होता है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? गुस्सा बुरा होता है या अच्छा होता है या क्या होता है? वाओ, ग्रेट ग्रेट क्वेश्चन। देखो, गुस्सा बिल्कुल शक्कर के जैसा होता है। सीमित मात्रा में हो तो मस्त लगता है, डायबिटीज भी नहीं होती, पर ज्यादा अगर हो गया तो फिर खुद तो जलते ही हैं, दूसरों को भी जला के छोड़ता है। करेक्ट। मतलब गुस्सा करो तो खुद पर करो, दूसरों पर करो तो दिक्कत है। करेक्ट। क्योंकि जब हम खुद पे गुस्सा करेंगे ना तो संवर कर कुछ बनकर बाहर निकलेंगे, पर दूसरों पे गुस्सा करेंगे ना तो सब बंटा ढार हो जाएगा। मतलब मेरी भाषा में बताऊं तो खुद पे गुस्सा करोगे तो लगेगा हार, पर दूसरों पे गुस्सा करोगे तो हो जाएगा बहुत ही जल्द सब कुछ बंटा ढार। तो गुस्सा खुद पे होना चाहिए कि कल मैं जिम नहीं गया, आज तो बॉस मुझे छोड़ना ही नहीं, खत्म नहीं करना है, पूरा कल का भी सेट मारता हूँ, आज का भी मारता हूँ, देन आई विल क्लोज द चैप्टर। बच्चे भी कल पढ़ाई नहीं किए, उनको खुद पे गुस्सा है तो मतलब की बात है। जो सेल्समैन है, जो मार्केटिंग करते होंगे, अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, बॉस बोलेंगे ऐसा बोलेंगे तो खुद पे गुस्सा आता है और वो डबल काम करते हैं और फिर वहां थकावट नहीं होती है। करेक्ट करेक्ट। संदेश जी अंदर शायद हैंड रेज्ड है उनका। हाँ, 1 मिनट, मैं उनको ये करता हूँ। संदेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको ये किया है, अनम्यूट कीजिए। हाँ संदेश जी, बोलिए। थैंक यू। मैं दिनेश जी और महेश जी आपके जैसा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने वाला तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ लिसनर हूँ। लेकिन एक बात जरूर आज कहना चाहता हूँ कि दिनेश जी, आपकी जब मैंने इसके पहले सेशन सुना और आज महेश जी का जो सेशन सुना, उसके बाद में यानी मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भी मेरे पास में जो 2-4 शब्द है मेरे डिक्शनरी में, वो है जबरदस्त, एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यानी देयर इज नो वर्ड्स, एक्सीलेंट एकदम। बहुत बहुत बधाई हो महेश जी, दिनेश भैया और पूरे कार्यकारिणी को कि आपने एक से एक कोहिनूर को लेके आ रहे हैं यहाँ पे समाज के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू महेश जी। धन्यवाद संदेश जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा संदेश जी। इंग्लिश में कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मतलब सुंदरता चीजों में नहीं है, देखने वाले की नजर में है। तो हम तो स्पीकर्स है, तो सुंदरता हमारे बोलने में नहीं है, सुनने वालों के कानों में है। सो ब्यूटी लाइज इन द ईयर्स ऑफ बिहोल्डर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल महेश जी। थैंक यू। एक रेडमी करके कोई है, उन्होंने सेल्फ पनिशमेंट इज द बेस्ट मेडिसिन। नो ये ऐसा नो, डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर मैं टीचर हूं और मुझे अगर बच्चों को पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट क्यों देते हैं हम? बच्चों से बदला लेने के लिए नहीं, पनिशमेंट इसलिए देते हैं ताकि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो और अगली बार वो गलती ना करें। करेक्ट। आज की तारीख में सेल्फ पनिशमेंट मतलब बहुत सारी चीजें हैं और मैं वो चीजों में जाना नहीं चाहता। सेल्फ पनिशमेंट इज इक्वल टू सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आप ये ऑप्शन लेकर चलते हैं तो मैं आपके साथ हूं और हम सब आपके साथ हैं। पर अगर सेल्फ पनिशमेंट आप इतना ही बोलोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो सेल्फ पनिशमेंट इज इक्वल टू सेल्फ डेवलपमेंट। जैसे मेरे एक फ्रेंड है अकोला में, डॉक्टर सारडा, तो एक बार उनका और उनकी झगड़ा हुआ। ओके। मैं उसके लिए नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ सरनेम ही बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो वो झगड़ा हुआ तो बाद में इनको पता चला कि गलती मेरी है, तो वाइफ को सॉरी बोलने गए और ये कसम खाई कि मैं 1 साल तक कोई भी बिस्किट नहीं खाऊंगा। मतलब जब भी वो बिस्किट खाने जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि मेरी गलती हुई थी पिछली बार और मैंने झगड़ा किया था और उसने मुझे माफ कर दिया। क्योंकि बिस्किट इनका सबसे पसंदीदा चीज होती थी, चाय के साथ बिस्किट मतलब मस्ट है।
वैसे ही सेल्फ पनिशमेंट अगर आप आपको देते हैं कि मुझे कोई तकलीफ हो, मेरे अंदर अगर कोई चीज मैंने गलत कर दी और पश्चाताप हो, तो फिर वो सेल्फ डेवलपमेंट है। पर अगर आप गलती मानने को ही तैयार नहीं और कुछ का कुछ पनिश करेंगे खुद को, तो ये सेल्फ पनिशमेंट एकदम गलत है। करेक्ट, ऑसम आंसर। मधुसूदन जी सिरोडिया, आपको अनम्यूट किया है, आपको सवाल हाँ। पूछना है? हाँ महेश जी, एक बात पूछनी है। एक इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप तो जानते ही है। तो इसवी के तहत मेरे को बोलना है कि एक जिद पूरी होने के बाद में जब हम दूसरी जिद की तरफ दौड़ते हैं तो शिद्दत उतनी नहीं रह जाती। आपका ही एग्जांपल लिए तो बलोनो लेने के बाद में मर्सिडीज लेने के लिए वो चाह नहीं रहती जितनी बलोनो के लिए होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने क्या बताया था जब एग्जाम्पल दिया था ना, तब मैंने बताया था कि हम सब बहुत खुश थे पर वो इतना खुश नहीं था। क्योंकि उसकी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जब दिल गधी पे आया तो परी क्या काम की, तो उसका दिल मर्सिडीज पे आया था। पर अभी तो मर्सिडीज, अभी तो अगर मैं, मेरे पास कार ही नहीं है और अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं मर्सिडीज लेने जाऊं, तो आप बोलेंगे रहने देना बॉस, क्यों मजाक कर रहे हो। पर आज मैं बलिनो में घूम रहा हूं, हो सकता है कल क्रेटा ले लूं और परसों फॉर्च्यूनर, तो मैं बोल सकता हूँ यार मैं मर्सिडीज ले लूंगा एस क्लास। थोड़ा तो यकीन कर लोगे। आज घर में कम से कम एक 4 पहिया गाड़ी खड़ी तो है, कुछ नहीं से कुछ तो है, और कुछ है तो बहुत कुछ आ जाएगा। और जब बहुत कुछ आएगा तो एक दिन देख लेना सब कुछ आकर ही रहेगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इकोनॉमिक्स का है, ह्यूमन साइकोलॉजी तो अपनी तो अलग है, क्योंकि हमारी तो वांट्स बढ़ती रहती, ये भी इकोनॉमिक्स का लॉ है। यानी थोड़ा है, थोड़ी की नहीं, थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। और जिस दिन सबको मतलब हमको परमानेंट मिल गया तो उसकी तो परिभाषा ही खत्म हो गई फिर। तो ये ह्यूमन वांट्स, लो एम इज ए क्राइम। यस, या मैं सुना नहीं, क्या बोले आप? लो एम इज क्राइम। 100%। मतलब लो एम रखे लेकिन अल्टीमेट एम को भूलना नहीं चाहिए। ये देखिए, लाइफ तो कॉकरोच भी जी लेते हैं। आप में और कॉकरोच में अगर कुछ फर्क है तो मैं मानूं आप इंसान हो। मैं तो जिंदा तो वो भी है, जिंदा तो हम भी है। पर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम है तो क्या हम है। सुपर महेश जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, जूम पे और फीचर होता है रेज योर हैंड, या फिर टाइप कर सकते हो आप। मधुसूदन सोनी ने हैंड रेज किया था, देखो। किसने? सोनी ने? एक मिनट, सोनी नहीं, और कोई? प्रवीण जी गट्टा नहीं। उनको पूछना है क्या? एक चीज मैं भूल गया, मंत्री जी आपका बहुत बहुत शानदार आभार, क्योंकि एकदम कांच के टुकड़े को आपने इतना कुछ बनाकर बता दिया अपने शब्द सुमनों से कि मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। तो यानी मुझे भी अपना इंट्रोडक्शन सुनने में बहुत मजा आ रहा था, एंड थैंक यू फॉर दैट। जी हाँ, अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ, श्री किशन जी बंसाली आदरणीय हमारे यस, मित्र है, वो भी एक मिसाली है जिद की। यस, वो अगर कुछ ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है तो पूरा करे बगैर रुकते ही नहीं। तो ये भी एक अच्छे एग्जाम्पल है, इन्होंने जो भी ठान लिया कि मुझे आज ये करना है, वो करते ही है। वो जिद मैंने देख ली, उनको प्रदेशाध्यक्ष होना था। ओके। तो 4 महीने इतनी जिद मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो जब तक होते नहीं फिर उसके लिए जो भी कुछ प्रयास करना पड़े वो करके ही अपनी जिद पूरी करते हैं। ऐसे अपनी प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनका भी उनकी अच्छा एग्जाम्पल है। वेरी गुड। दिनेश जी, शायद प्रवीण हैंड रेज्ड हैं। या प्रवीण जी आपको सवाल पूछ सकते हो, आप अनम्यूट हो गए। हाँ सर जी, सब हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं महेश भैया का अभिनंदन करता हूँ। महेश भैया मेरा भैया है और बहुत ही बढ़िया स्पीच देता है। इसके पहले मैं उसके स्पीच बहुत बार सुन चुका हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आदमी को समाधान पैसे से मिलता है या कष्ट करने से, ज्यादा कष्ट करने से समाधान मिलता है? ओके, ये तो खतरनाक सवाल पूछ रहा। वो तो अच्छा है, मेरी शादी हो गई, मायरा वायरा सब हो गया, अब मैं बोल सकता हूँ निश्चित। ओके, कष्ट से समाधान मिलता है कि पैसों से?
यहाँ पर थोड़ा सा एक भेद करना चाहूंगा मैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको सिर्फ पैसों से समाधान मिलता है, पर हम लोग ये मानते हैं, पापा लोग ये मानते हैं, हम सभी ये लोग मानते हैं कि कष्ट करने के बाद जो पैसा मिलता है उससे समाधान होता है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और मुझे इतना से ही पैसा मिलता है, और वो इतनी से मेहनत करता है और उसको इतना पैसा मिलता है। इतना उतना कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कष्ट जो हम कर रहे हैं वो कष्ट की डेफिनेशन क्या कर रहे हैं आप। ये देखो, अगर हम जिम जाते हैं या हम कोई पढ़ाई करते हैं या स्पोर्ट खेलते हैं तो आप वहां बहुत मेहनत करते हो, पर अगर कुछ सीख कर मेहनत करते, जैसे फॉर एग्जांपल चेस खेलना है आप, तो आप घर पे ही चेस सीखो, ऑनलाइन चेस सीखो, पर उससे आप नेशनल लेवल चैंपियन नहीं बन सकते। आपको उसके लिए स्पेशल कोचिंग लेना ही पड़ेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पर वो कष्ट कर कर वो पैसा नहीं हो पाएगा, बट सही तरीके से कष्ट करो तो सही तरीके का पैसा मिलेगा और वो जबरदस्त काम होगा। तो कष्ट भी और पैसा दोनों प्रोपोर्शनेट रहे तो फिर उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, और मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट। आई थिंक महेश जी बोलना चाह रहे हैं कि हार्ड वर्क शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन। हाँ, अगर मेहनत करोगे ताली और चाबी वही आप लगाते रहोगे, चाबी पता है आपको गलत कोई कर रहा है, जो वो कर रहा है ना वो गलत है, और भाई वो अपनी मेहनत को न्याय मिले और पैसे को भी न्याय मिले, दोनों के साथ अन्याय ना हो, वो बैलेंस मेंटेन हो, इक्विलिब्रियम। परफेक्ट परफेक्ट। कोई रेडमी है, उन्होंने हाथ रेज किया है। रेडमी महेश बाबू, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। मैं सुभाष राठी बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी, आप भी ट्रेनर हैं, मैंने पढ़ा वो आपका चैट बॉक्स में। मेरा स्किलिंग इंस्टीट्यूट है रायपुर में जी, और कारपोरेट ट्रेनर हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो इंट्रोडक्शन इसलिए भी दिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और कुछ चीजें जो थी, साधा शब्द है जिसमें आपने उसमें एकदम प्रेरणा देकर उसको बहुत अलग तरीके से किया है। जिंदगी बहुत अलग तरीके से आपने जीत और जिंदगी को जोड़ा है। आई हैट्स ऑफ यू, और पूरे टीम को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया, माहेश्वरी समाज के पूरे महाराष्ट्र महासभा को भी मेरा जय श्री कृष्णा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम शायद हो सकता है जो लोग सोए हुए हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। थैंक यू। थैंक यू राठी जी। धन्यवाद सुभाष जी। ऋषभ जी, आपको अनम्यूट किया है ऋषभ। जी हाँ, जिंदगी की इस दौड़ में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जबकि सामने दो अलग अलग रास्ते होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चुन नहीं पाते कि कौन सा रास्ता सही है या हमें कौन सा बेहतर है हमारे लिए। तो इसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? अब देखो, कोई भी अगर डिश सामने पड़ी है तो उसको देखकर उसके स्वाद का अंदाजा नहीं होता, उसको चखना ही पड़ेगा। तो मेरा ये सुझाव रहेगा ऋषभ कि एक रास्ता भगवान का नाम लेकर चल लो। अगर वो रास्ता आपको सूट नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि आपका पराभव होगा, पर हाँ अनुभव होगा। और जहां तक मेरा अनुभव बोलता है, जिसके पास अनुभव होता है ना उसका पराभव नहीं होता, पर जिसके पास पराभव है उसके पास अनुभव जरूर होना चाहिए, हो जाता है। सो जो भी है दोनों हाल में आपकी जीत होगी। गुड, सुपर्ब आंसर महेश जी। और किसी का कोई सवाल पूछना है? वो मधुसूदन जी सोनी ने हैंड रेज किया था, देखो। हाँ दिख नहीं रहा है वो सोनी जी, आपको मैंने सोनी टाइप किया, सोनी दिख नहीं रहा है कोई। सोनी दो ही है, मधुसूदन जी नहीं है, अर्चना सोनी और अंकित सोनी है। मधुसूदन जी डोडिया थे, वो डोडिया हो गया, उन्होंने पूछ लिया सवाल। आई थिंक हो गया सवाल। चंद्र जी, कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के जिला सचिव मधुसूदन जी डोडिया जी को आमंत्रित करती हूँ, और मैं लातूर निवासी चंचल आशीष बाहेती आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद चंचल जी। आप सभी ने मारो जय श्री कृष्ण। ये कार्यक्रम का आभार मैं आपका सम्मुख हूं। आपा टाबरानं हमेशा बोला की अरे जिद मत कर, जिद्दी मत हो, पण आज आपणाने की उल्टो सुनवाना मिल्यो, तो अब आपणाने टाबरा की जिद समझ कर लेनो लागी।
और या जीत समझा बड़ा आज का वक्ता आदरणीय श्री महेश जी मुंदड़ा आपको बहुत बहुत आभार कि बा अपना टाइम काट कर ये खास ये कार्यक्रम तय एक बहुत अच्छो वक्तव्य बाको रहो तो बाको विशेष आभार मानू हूं। और बीच प्रकार अपना महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष श्रीमान श्री किशन जी भंसाली और प्रदेश सचिव मदन लाल जी मिणियार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा अनुसैया जी मालू और बाकी प्रदेश सचिवा सुनीता जी पल्लोड आपको भी बहुत बहुत आभार। महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन का अध्यक्ष श्री हार्दिक जी सारडा और सचिव डॉक्टर गोविंद जी मंत्री आपको भी बहुत बहुत आभार। और आज की संचालिका जो बहुत ही अच्छा संचालन किया चंचल जी बाहिती बाको भी आभार। और साथ ही सब बड़ी बात कि आयोजन को पूरा टेक्निकल सपोर्ट वहां का सूचना और प्रसारण मंत्री ओम जी बजाज दिया है बाको भी आभार। और सब विशेष और महत्वपूर्ण आभार आप सबको, क्योंकि आप सबको वजह ये कार्यक्रम ना बहुत ही मतलब बहुत सुचारू रूप और बहुत एक अच्छो आयोजन हुआ है। तो आप सभी को मनपूर्वक आभार मानो। असाही एक शेवट असतो जिथून होते पुन्हा सुरुवात, असाही एक शेवट असतो जिथून होते पुन्हा सुरुवात, अशी ही एक पानगळ असते जिथून होते पुन्हा रुजवात। हाल खत्म को नहीं हुई है। नेतृत्व विकास समिति का ये पुष्प चालू रहा है। आपा मिला अगला दितवारी आपा मिला इस टाइम पर, तब तक का लिया अलविदा। और मन यो मोको नेतृत्व विकास समिति दिया एकताई बाको बहुत बहुत धन्यवाद।